बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको खबर देंगे कि वफाकी हुकूमत का FBR के इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए 1087 गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने FBR के अफसरान के लिए 1300 सीसी गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी को 1350 सीसी तक करने की मंजूरी दी है। मंजूरी का मकसद दीगर कंपनीज को भी गाड़ियों की खरीदारी में शामिल करना है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से रियाजुल हक। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे कि बलोचिस्तान की, जहां पर महकमा समाजी बहबूद खुसूसी तालीम बलोचिस्तान में अरबों रुपए से ज़ायद की बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक खतीर रकम की बेकायदगियाँ और मशकूक अखराजात 2017 से 2022 तक के 5 साला खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान की, जहां पर महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डिफ़ॉल्टर से रिकवरी करने में बुरी तरह से नाकाम हो गया है। आपको बताएं, मुख्तलिफ शहरों में वाक़या जायदादों के किराए की मद में अरबों रुपए वसूल ही नहीं किए जा सके हैं। मज़ीद इस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान सरमद अली। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का FBR के इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए 1087 गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना ने FBR के अफसरान के लिए 1300 सीसी गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी को 1350 सीसी तक करने की मंजूरी दी है। मंजूरी का मकसद दीगर कंपनीज को भी गाड़ियों की खरीदारी में शामिल करना है। सवाल अब यह है कि गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ाने से टैक्स और दूसरी अदायगियों में इजाफा होगा या नहीं। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो हमें यह बताएं ना कि इंजन कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूरी का आखिर जवाब क्या है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। देखें, हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ ख़रीदनी हों और नई गाड़ियाँ लेनी हों या इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स के लिए घरों का मामला हो, तो हमेशा उसके लिए कोई जवाज़ घड़ा जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये इससे ये मामला बेहतर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी 1084 तकरीबन 1100 के करीब ये जो गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, इसकी जो समरी की मंजूरी दी गई है, इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो आप हैरानी होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब ये गाड़ियों की मंजूरी इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो IMF ने हमें टारगेट दिया है FBR को, उसको अचीव करने में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकेंगे। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो FBR ने जो है वो जो शॉर्टफॉल है, जो रेवेन्यू जनरेशन का, टैक्स कलेक्शन का, वो 384 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल है। 384, तकरीबन ये 400 अरब रुपए बन जाते हैं जिसका शॉर्टफॉल है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि जनाब रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपनी इनकी परफॉर्मेंस, ये आगे चल के हम इस पे बात करेंगे कि 7-8 वो कौन से पॉइंट हैं FBR के लिए इस वक्त चैलेंजिंग है। लेकिन वो ये समझते हैं गाड़ियों की ख़रीदारी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि एंड रेवेन्यू के जो अफसरान हैं 17 से 18 के, उनके लिए जब गाड़ियाँ आएंगी वो फील्ड में जाएंगे और टैक्स कलेक्शन जो है वो करेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है कि फील्ड में वो जाते नहीं हैं और पैसे मिलते नहीं हैं, मसाइल तो कहीं और है। लेकिन फ़िलहाल हम इस स्टोरी के इस एंगल पे जाते हैं कि जब ये इन्होंने 1300 सीसी तक कर दी है, 1300 से बढ़ा दी है, तो इसमें उसकी वजह क्या है? पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि जब ये शोर मचा कि 1000 के करीब 1020 गाड़ियाँ थी, कि जनाब 1020 के करीब गाड़ियाँ FBR ले रहा है और एक ही कंपनी को, पाकिस्तान में एक ही कंपनी को जनाब तमाम की तमाम गाड़ियों को ठेका दिया गया है और वो ये गाड़ियाँ जो है वो FBR को देगी। इस पर बड़ा शोर मचा, बड़ा रोला हुआ और इसके फैसल वाडा, जो सेनेटर फैसल वाडा हैं, उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी में कहा जनाब मुझे तो धमकियाँ मिली हैं और मुझे FBR के अफसरान ने और FBR के लोगों ने धमकियाँ दी हैं। और फिर FBR ने ज़ाहिर उनसे पूछा भी कि जनाब आप बताएं कि आपको किन लोगों ने धमकियाँ दी हैं ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। बहरहाल पता नहीं, वो मालूम नहीं है कि वो बात कहाँ तक पहुँच सकी। लेकिन उसके बाद एक पेशरफ्त ये मस्बत हुई कि एक कंपनी को देने के बजाय अब इन्होंने थोड़ा सी उसकी जो सीसी जो गाड़ी की होती है वो बढ़ा दी है, या
इंटरनेशनली हॉर्स पावर होती है वो बढ़ा दी है कुछ थोड़ी बहुत, और अब ये कहा है कि जनाब इसमें तमाम जो बाकी कंपनी ईद से पहले तक वो तमाम गाड़ियाँ वो देने को तैयार थे। अब अचानक जनाब पता चला है कि जनाब उस कंपनी ने कहा है हम आपको 500 गाड़ियाँ जो है वो नहीं 500 गाड़ियाँ दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हालांकि वो तकरीबन 1 महीने में 500 हो सकती हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ये 2 माह के अंदर सारी की सारी गाड़ियों की डिलीवरी हो सकती है। बहरहाल ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है क्योंकि जो तनकीद हुई थी माजी में चंद माह पहले, ये उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए है कि तमाम कंपनीज बिडिंग में आ गई हैं, तो ऑडिट एतराज़ भी नहीं होगा। इसके अलावा कि एफबीआर के लिए 1000 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी जानी थी, इंजन कैपेसिटी बढ़ाने के बाद क्या नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी और पुरानी गाड़ियों का क्या किया जाएगा फिर? अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं या ख़रीद ली जाती हैं तो उसके बाद जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो उनको जो नीचे के स्टाफ होता है उनके लिए इन अफसरान के नाम पे होता है, उनका नीचे वाला स्टाफ उनको इस्तेमाल करता है, और अफसरान के जो बच्चे हैं उनका पिक ड्रॉप हो गया, दूसरे मामलात हो गए। और एक और अफसोसनाक जो सबसे खतरनाक बात है जो एक बड़ा नॉर्म है मिल जाती हैं जी वो उनके पास रहती हैं और वो मोस्टली एफबीआर के अंदर रहेंगी। ये तो इनलैंड रेवेन्यू के जो अफसरान हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है ये उनके पास चली जाएंगी। ये जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो एफबीआर के पास रहेंगी। ज़ाहिर है सारी की सारी तो नहीं है और शॉर्टेज भी है, तो वो तमाम की तमाम एफबीआर को मिल जाएंगी। एफबीआर के अफसरान जिनके पास एक गाड़ी थी, जिनको बहुत ज़्यादा मसला था कि दफ्तर आते थे तो बच्चों के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए गाड़ी नहीं होती थी, तो ये गाड़ी अब 1-2 गाड़ियाँ घर पर हो जाएंगी, एक घर पर होगी और एक बच्चों को ड्रॉप करेगी। घर के काम का अचानक घर में कुछ मंगवाना पड़ जाता है तो एक गाड़ी वो होनी चाहिए और एक वो रियाज बच्चों के लिए गाड़ी होना भी क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर हम सिर्फ अफसरान के लिए ही गाड़ी देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है? ये बिल्कुल ये किसी तौर पे भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, और इनमें से बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो मोनेटाइजेशन ले रहे हैं, यानी हुकूमत से तकरीबन 1,20,000 रुपये तक 1,20,000 रुपये तक ये मोनेटाइजेशन लेते हैं कि जनाब हम गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम उसके बदले हुकूमत से ये मोनेटाइजेशन यानी अलाउंस लेंगे एक किस्म का, और ये कन्वेंस अलाउंस कह लें या कुछ होता है लेकिन यहाँ पे फेडरल में मोनेटाइजेशन कहा जाता है उसे। तो हम मोनेटाइजेशन लेंगे तो 1 लाख तक 22 ग्रेड के अफसरान जो है वो लेते हैं, फिर 85 लाख फिर 80 लाख तक ये लेते हैं। उसके बावजूद गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जनाब हमें मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है, इस्लामाबाद में ऑफिशियल काम होते हैं, फील्ड में हमें जाना पड़ता है, तो हमने ये गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करनी है। और वो तो एक अजीब किस्म की मंतक होती है। एक और जो मैं चीज़ बताने वाला था वो अफसोसनाक है, वो ये होगा कि अब ये तकरीबन हर जगह नॉर्म ही होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गाड़ियों से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर ये काम होता है तमाम मिनिस्ट्रीज़ में कि ये गाड़ियाँ जिनमें से बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो इंतहाई ख़राब हो चुकी होंगी, जो स्टैंड डाउन हो जाएंगी, जो खड़ी हो जाएंगी, उनकी मद में जो पेट्रोल आता है वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होता है और वो अगेन डिपेंड सॉरी मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही इस कंफ्यूजन की। आपने कहा कि एक तरफ मोनेटाइजेशन लेते हैं 1 लाख रुपए तक, दूसरी तरफ गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर गाड़ियां किस तरह से अप्रूव हो जाती हैं और वो पैसे जो हैं वो किस तरह से अप्रूव कर दिए जाते हैं? असल में अप्रूव करने वाले, अप्रूव करवाने वाले ये सारे ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। तो इससे पहले मोनेटाइजेशन की पॉलिसी जब आई थी, ये उस ज़माने में आई थी कि जिस ज़माने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जनाब गाड़ियों का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है और POL यानी जो पेट्रोल वगैरह है उसका मिसयूज़ होता है, अफसरान ज़ाती मकासद के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये ऐसा करते हैं कि मोनेटाइजेशन की एक पॉलिसी लाते हैं जिसके तहत वो तमाम लोग, वो तमाम अफसरान जो ये अलाउंस लेंगे वो पर्सनल गाड़ी यूज़ करेंगे और ऑफिशियल गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, अब वो अलाउंस भी लेते हैं 1 लाख तक और उसके अलावा ऑफिशियल गाड़ी भी यूज़ करते हैं। और कई अफसरान ऐसे हैं कि ये SOPs के अंदर लिखा हुआ है कि 5 बजे तक जो है वो गाड़ी ज़ाहिर सरकारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो 5 बजे के बाद बैठते हैं, लेट नाइट बैठते हैं, तो फिर उनको सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, उसका भी जवाब मुझे देते ही जाएं। जिस तरह से आपने कहा कि अब 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएंगी, तो वो अफसरान जो मोनेटाइजेशन ले रहे हैं और जो पुरानी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब क्या उनको भी नई गाड़ियाँ दी जाएंगी और उनसे पुरानी गाड़ियाँ ली जाएंगी या वो सिर्फ मोनेटाइजेशन के जो पैसे हैं वो लेंगे? वो अब देखिए ये देखना होगा कि जो फील्ड के अफसरान हैं 17-18 ग्रेड के मोनेटाइजेशन तो इनको भी मिलती है,
तो अब ये देखना होगा कि ये इनके लिए किस जवाज़ के तहत मिलता है। मुझे जो अब तक मैं देखते आया हूँ फेडरल में, मैं पिछले 15 साल से ब्यूरोक्रेसी को करीब से देख रहा हूँ, ये होना यही है, इन सबको मोनेटाइजेशन मिलेगी और उसके बाद इन्होंने कहना है कि जनाब अगर हम इस्लामाबाद में ब्लू एरिया जा रहे हैं या इस्लामाबाद में कहीं और जा रहे हैं, वैसे तो ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए नहीं है, 1000 गाड़ियाँ मुल्क भर के जो इनलैंड रेवेन्यू के जो स्टाफ है, अफसरान हैं, उनके लिए है ये। तो ये मुल्क भर के अफसरान के लिए है और चारों सूबों के लोगों के लिए है और वहाँ से फील्ड में ये लोग जाएंगे, मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे, वहाँ से जो छापे मारेंगे, ये टैक्स कलेक्शन होगी, तो ज़ाहिर है ये उसके लिए होगी। लेकिन अगेन ये देखना होगा कि ये उसका मिसयूज़ हमेशा से जो है वो मसला रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बात करूँगा, हम उस इदारे की बात कर रहे हैं, ये उस इदारे की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पे जिसका काम है टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, क्योंकि मुल्क के अंदर जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो पैसे की आमद बढ़ेगी, जब पैसे की आमद बढ़ेगी तो पैसे की जो नकलो हरकत है वो बढ़ेगी, तो रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो मेरा आपका आम आदमी का जो चूल्हा होगा उस पर असरात तो जो है वो बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं FBR की, तो आपको हैरानी होगी कि FBR की कारकर्दगी यहाँ पे ये है कि पिछले तकरीबन कुछ अरसे में जब इन्होंने 7-8 ऐसे पॉइंट हैं, मिसाल के तौर पर सबसे पहला पॉइंट, जब से करंट FBR चेयरमैन आए हैं लगनियाल साहब, तो हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल सिवाय पिछले साल के कुछ एक महीने के, शायद जुलाई 2025 की बात है या उसके आसपास की, कि एक दफ़ा टैक्स जो कलेक्शन थी वो जो टारगेट था उससे उन्होंने सरपास किया था। उसके अलावा अब तक एक महीने में भी टैक्स कलेक्शन जो है वो उस तरह टारगेट को अचीव करके नहीं हुई, बल्कि टारगेट को उन्होंने बल्कि लूज ही किया है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 384 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है और जो इस वक्त हम मौजूद हैं, इतना ज्यादा शॉर्टफॉल है रियाज, आप बता रहे हैं। लेकिन ये जो नया फैसला कर लिया गया है नई गाड़ियां देने का, तो इस फैसले से सरकारी खजाने पर मजीद कितना इजाफी बोझ पड़ेगा? देखें, इससे तकरीबन जो है वो 1 अरब से ज़ायद का ख़र्चा होगा। और इसके अलावा ये जो CC बढ़ा रहे हैं तो इससे मुख्तलिफ कंपनीज़ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो ज़ाहिर एक CC में एक जैसी नहीं होती, बहुत सी कंपनीज़ होती हैं, ज़ाहिर हम उनके नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर जनरली ले लें, होंडा है, टोयोटा है और सुजुकी है, दूसरी जो है वो 1000 CC से जो ज़ायद गाड़ियाँ देते हैं 1000 प्लस या 1200 के करीब, तो उनकी कीमतों में जो है वेरिएशन होती है, तो इस वेरिएशन से अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जब हम रेवेन्यू शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं FBR की, तो उसमें एक और चैलेंज ये है कि जैसे मैंने कहा कि 6 माह में सिर्फ जुलाई 2024 में टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था वो अचीव हुआ है और अगस्त 2024 में FBR ने 99 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था। इसके अलावा अनरियलिस्टिक टारगेट जो FBR ने हमेशा जो है वो गवर्नमेंट ने उसके लिए रखे, तो 13,500 जो बिलियन का टारगेट है इस साल का, जो इस वक्त ये चल रहा है, अब ये 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट ईयर की जो कलेक्शन थी वो 9,306 अरब रुपए थी और जो गैप है तकरीबन 4,000 अरब रुपए का हो गया है जो टैक्स कलेक्शन का है, टैक्स वसूली जिसे कहते हैं, यानी इदारों से, लोगों से। यहाँ पर जो सैलरीड क्लास मुसलसल क्रश होती जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 100 रुपए में 10 जो पैसे हैं, 100 रुपए में 10 पैसे वो दिए हैं ट्रेडर ने और बाकी तकरीबन 100 रुपए में तकरीबन जो 10 रुपए हैं वो दिए हैं सैलरीड क्लास ने। टैक्स कलेक्शन 321 अरब रुपए से जो जायद हैं वो सैलरीड क्लास ने टैक्स दिया है और तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए जो हैं वो ट्रेडर्स ने और इन लोगों ने दिए हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनख्वाहदार तबका जो बेचारा वो हमेशा जो है वो क्रश होता है। फिर इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट होती है, अमल दरामद होता है FBR का, वो बहुत वीक है। अब तक मुल्क में 35 लाख के करीब जो है वो फाइलर हैं, 3.5 मिलियन, और आबादी हमारी 24 करोड़ है। 24 करोड़ में 35 लाख फाइलर हैं और उन 35 लाख में से भी शायद 8 से 10 लाख ऐसे हैं जो एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं, जो हर साल बाकायदा तौर पर टैक्स कलेक्शन जो है, हमने कुछ अर्सा पहले शायद हमने चंद माह पहले स्टोरी की थी कि कैसे चंद लाख ऐसे लोग हैं जो ज़ीरो टैक्स फाइलर्स हैं, जिनकी टैक्स फाइलिंग की जो डिटेल्स हैं वो होती ही नहीं है, हर साल वो ज़ीरो टैक्स जमा करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक ट्रस्ट है वो FBR पे वो ख़त्म होता जा रहा है 35 लाख 24 करोड़ में। उसकी वजह क्या है? लोग ट्रस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं मैं टैक्स किस लिए दूं, मुझे आप मेडिकल नहीं दे रहे, मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, मेरी दूसरी ट्रांसपोर्ट की जो सहूलतें नहीं है मेरे लिए, हाउसिंग की सहूलतें मेरे लिए नहीं है, एजुकेशन में नहीं मिलेंगी तो उन्होंने तो सवाल उठाना ही है। फिर
तो ये पब्लिक जो ट्रस्ट है ये इरोड हो चुका है। तो लोग क्यों आए? तो लोग टैक्स इवेजन करते हैं, लोग फिर वो चाहे वो कारखानादार है, चाहे वो रियल इस्टेट है, चाहे वो ट्रेडर है, उसकी तो बात ये जस्टिफाइड लगता है। उसकी वजह ये हुकूमत ने इतने बेताशा टैक्सेस और वो दूसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बेताशा हैं, तो इस चीज़ ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की बात है, अभी कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने FBR के एक प्रोग्राम की जो डिजिटलाइजेशन थी उसकी इनॉग्रेशन की कि जनाब कोई शख्स दुकान से कहीं से कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसका डायरेक्ट जो है वो FBR के पास उसका डेटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि होता ये है कि जब यहाँ पे एक FBR की एक मशीन लग गई तो यहाँ पे अगर 1000 के करीब लोग कस्टमर आए तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैरेलल एक और मशीन लगाई होती है। तो 1000 अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश वो ये करते हैं 600-700 लोग वो दूसरी मशीन जो उनकी है अपनी बनाई हुई उस पर जो है वो जो रसीदें जारी करते हैं, सारा कुछ करते हैं और 300-400 लोग FBR की लिस्ट में डाल देते हैं और FBR को बताया जाता है हमारे पास 300-400 लोग आए थे। इस्लामाबाद में ऐसे ऐसे बड़े होटल्स हैं, कराची में ऐसे होटल्स हैं, बड़े बड़े कैफ़ेज़ हैं जिनमें लाखों की जो है वो उनको 2-2 दिन यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता खाना खाने के लिए अगर आपने रिजर्वेशंस करवानी है। कराची में ऐसे सी व्यू पे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब आप टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो जनाब उनके लाखों में टैक्स कलेक्शन होती है। देखा जाए टैक्स कलेक्शन तो होती नहीं है। और दूसरा हमारी इतलात के मुताबिक तो हमें यह भी पता चला था कि वजारत खजाना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था जब कहा जा रहा था कि गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका इजहार किया गया था? देखिए फाइनेंस डिवीज़न औरंगज़ेब साहब को बहुत से हवालों से लोग तनकीद करते हैं, लेकिन एक चीज़ अहम है कि जब जहाँ पे उनको लगे कि पैसों का लीकेज ज़्यादा हो रहा है या अनड्यू हो रहा है तो उन जगहों पे जाकर वो जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल करते हैं, बहस करते हैं, मुताल्लिका सेक्रेटरी से बार बार सवाल करते हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो प्लानिंग के हों, चाहे वो कोई भी हों। तो बड़ी रिग्रेस जो है वो क्वेश्चनिंग होती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यही मामला था कि जब ये गाड़ियों का मामला चला तो लंगड़ियाल साहब ने कहा कि जनाब आप कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़े, IMF कहता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि ये टैक्स कलेक्शन बढ़े तो हमारे जो इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान हैं उनका फील्ड में जाना ज़रूरी है। मांगे तांगे की गाड़ियाँ होती हैं, हर अफसर को 17 से 18 ग्रेड के जो अफसरान हैं ये इनलैंड रेवेन्यू के टैक्स कलेक्शन के जो अफसरान हैं ये छापे कैसे मारेंगे, फील्ड में कैसे जाएंगे, कैसे नोटिस जारी करेंगे, कैसे सील करेंगे बिजनेसेस को, ऑन स्पॉट जो है वो छापे मारना, फिर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करना, फिर रातों को जाना। कई जगहों पर अचानक ये होता है कि जनाब टैक्स रेवेन्यू के टारगेट को अचीव करने के लिए अब मजीद पैसे लगाए जाएंगे ताकि पैसे आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त अगर सिर्फ स्मगलिंग की बात की जाए तो हुकूमती ख़जाने को तकरीबन 600 से 800 अरब रुपए का सालाना 600 to 800 बिलियन, ये बहुत बड़ा फिगर है। हम एक तरफ बात करते हैं कि 384 बिलियन का शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन का, दूसरी तरफ 600 से 800 बिलियन डॉलर की जो है वो बिलियन रुपीस की जो है मुल्क के अंदर जो है वो स्मगलिंग होती है। और ये सारी बातें तो एक तरफ, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये जो फैसला किया गया है, मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए क्योंकि उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि फैसले में शफाफियत और बर वक्त अमल दरामद के लिए कौन से इकदाम किए जाएंगे ताकि शफाफ तरीके से ये जो है तमाम मंसूबा उस पर अमल दरामद हो? देखें फरजाना, जो पहला इन्होंने काम किया है अब, यानी मैं कह रहा हूँ बल्कि दूसरा काम किया टेक्निकली, वो ये किया कि तमाम कंपनीज़ को अब जो गाड़ियों की कंपनीज हैं वो सब के सब कंपनीज इस प्रोसेस में शामिल होंगी, वो अपनी अपनी गाड़ीज़ के ऑफ़र देंगी और फिर उनके बाद ज़ाहिर है और क्विक, तो ये एक अच्छा स्टेप है कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ FBR जा रहा है, ज़ाहिर है तनकीद के बाद जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये सारी मामलात, पेट्रोल के मामलात और इन तमाम गाड़ियाँ जो एग्जिस्टेंट लोगों के पास हैं, अगर ये नई उनके पास जाती हैं, एग्जिस्टेंट लोगों से गाड़ियाँ लेके, ठीक है रियाज, देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से अब जो फैसला की देखना है कि ये कितना शफाफ होता है और इस पर अमल दरामद के बाद हमें क्या नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान। आपको बताएं कि महकमा समाजी बहबूद और खुसूसी तालीम बलोचिस्तान में अरबों रुपए से ज़ायद की बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है।
ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक खतीर रकम की बेकायदगियाँ और मशकूक अखराजात 2017 से 2022 तक के 5 साला ख़ुसूसी ऑडिट में किया गया है। इस खबर की मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है कोयटा शाह हुसैन तरीन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये सारा मामला आखिर है क्या और कितने अरब की बेकायदगियाँ की गई हैं? जी फरजाना, ये मामला उस वक़्त उठा जब ऑडिटर जनरल ने खसूसी ऑडिट की 2017 से 2022 तक महकमा समाजी बहबूद बलूचिस्तान के अखराजात का। तो उस वक़्त ये इंकशाफ हुआ, ये बाकायदगियाँ सामने आई कि बड़े पैमाने पे यानी 2 अरब 86 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ हुई हैं। और ये सारे जो कुछ मशकूक अखराजात भी हैं, कुछ बेकायदगियाँ हैं, कुछ उसमें मशकूक अखराजात शामिल हैं। और उस वक़्त ये चीज़ सामने आई कि एक खतीर रकम जो कि 50 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, इसकी रसीदें ही पेश नहीं की गई महकमा समाजी बहबूद की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ऑडिट हुकाम को। ऑडिट हुकाम ने जब ये इनसे रसीदें तलब की अखराजात की मद में कि जो अखराजात हुए हैं वो इनकी रसीदें पेश की जाए, मगर बार बार तलब करने के बावजूद वो रसीदें पेश ना की जा सकी। और इसके अलावा एक और ख़तीर रकम इसी में 77 करोड़ रुपए, यानी बहुत बड़ी रकम है बलूचिस्तान के हवाले से। 77 करोड़ रुपए के अखराजात का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था समाजी बहबूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास। जो अखराजात तो किए गए थे मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और इसके अलावा 12 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम थी, जो बेकायदगियाँ हुई थी, वो टैक्स कटौती के मद में है, जो कि हुकूमती टैक्सेस हैं, जो कि मुख्तलिफ मदात में जो है टैक्स कटौती होती हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये कटौतियाँ ही नहीं की थी कि वो सरकारी ख़जाने में जमा करा सकें। तो इस किस्म की जो बेकायदगियाँ हैं ये 5 साल के दौरान हुई। ये तो सिर्फ 5 साल की एक ऑडिट रिपोर्ट है जो सामने आई है। यानी ये सिलसिला तो साल से चला आ रहा होगा ना, ये पहली मरतबा जो कि ऑडिट हुई है तो ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा शाह हुसैन, ये जो सारी बेकायदगियाँ सामने आई हैं और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें ये बेकायदगियाँ हुई हैं? ये एक तो महकमा ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं ये मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें ये जो स्पेशल कम्प्लेक्स हैं जहाँ पे खसूसी तालीम दी जाती है माजूरों को, माजूर बच्चों को, माजूरों के स्कूल चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो एक डीजी सोशल वेलफेयर का दफ्तर हैं जो कि तमाम मामलात को देखते हैं और अखराजात, ख़रीदारी, अखराजात वगैरह ये सारी चीज़ें डीजी सोशल वेलफेयर के दफ्तर से ही डील होती हैं, देखी जाती हैं। तो ये दो जो ख़ास दफातर थे ये वहाँ पे इनसे ये बेकायदगियाँ हुई हैं। यानी कुछ तो ख़रीदारी के मद में हुई हैं, ऐसी ख़रीदारी की गई जो कि मशकूक ख़रीदारी थी, जिनका कोई महकमे के पास रिकॉर्ड नहीं था। और माजूरों के लिए जो व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल वगैरह जो खसूसी आलात, इसकी ख़रीदारी में भी बड़े पैमाने पे बेकायदगियाँ हुई है। यानी ख़रीदारी ऐसी की गई हैं जो कि जिसमें महकमा ख़जाना के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। यानी अगर महकमा एक चीज़ ख़रीदती हैं उसके लिए सोशल फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं, पेपर रूल्स होते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके टेंडर प्रोसेस करके ना, मगर ये यहाँ पे ना तो टेंडर प्रोसेस का ख्याल रखा गया और ना ही सोशल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके रूल्स को फॉलो किया गया। यानी ऐसे अखराजात हुए हैं ख़रीदारी की मद में भी और ख़र्च के मद में भी। तो ये मामलात अब सामने आई हैं। हुकूमत से सिफारिशात कुछ की गई हैं ऑडिट हुकाम ने कि वो इन सिफारिशात पर अमल दरामद करा के इसकी इंक्वायरी कराएं और जो इसमें लोग मुलविस हैं, जो हुकाम, जो अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनका मुहासबा करें और रूल्स के मुताबिक उनको सज़ाएँ दें। अच्छा, ये जो बेकायदगियाँ हुई हैं, आपने हमें बताया कि ये 5 साल के अरसे की बेकायदगियाँ जो सामने आई हैं, क्या ये बेकायदगियाँ उससे भी पहले चल रही थीं और अब तक इसकी तहकीकात में कितनी पेशरफ्त हुई है? जी, जैसा कि फरजाना मैंने बताया कि चूँकि ये बेकायदगियाँ भी ऐसी सूरत में सामने आई हैं कि जब ऑडिट हुकाम ने 5 साला जो खसूसी ऑडिट किया है इस डिपार्टमेंट का 2017 से 2022 तक, तो ये यकीनन ये जो डिपार्टमेंट है ना, ख़ासकर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके जो अखराजात होते हैं, यानी ये ज़रूरतमंदों के लिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आवाम के फलाह व बहबूद के लिए ये डिपार्टमेंट कायम किया गया है। मुख्तलिफ इनके प्रोग्राम्स होते हैं, मगर इनके जो अगर फ़ंड्स
इस तरह बेकायदगियों का शिकार हो और जो बेनिफिशरीज़ हैं वो इससे महरूम हो जाए, जो असल जो ज़रूरतमंद है वो इससे महरूम हो जाएं, तो एक बड़ा एक सवालिया निशान है हुकूमत गवर्नेंस पे, गुड गवर्नेंस पे और शफाफियत पे कि जो हुकूमतें मुख्तलिफ हुकूमतें जो चलती आ रही है कि शफाफियत कायम करेंगे गवर्नेंस में और एहतसाब होगा या फिर अखराजात जो हैं वो इसके शफाफ तरीके से यकीनी बनाएंगे, मगर यहाँ पे मामला कुछ और उलट ही चल रहे हैं। यानी अच्छा। 2017 से पहले भी बाकायदगियाँ हुई होंगी, मगर उसका चूँकि ऑडिट सामने नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं है, नहीं का ऑडिट हुआ, अगर उसका ऑडिट किया जाए तो लेकिन इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़े पैमाने पे आज से पहले क्या वो ऑडिट नहीं हुआ? ये तो 5 साल का है ना, 2017 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट है। क्या इससे पहले की ऑडिट कभी नहीं हुआ, कभी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है? होती है ये हर 5 साल के बाद ऑडिट हुकाम, ऑडिटर जनरल एक ऑडिट करती हैं जितने भी सरकारी शोबे हैं, ख़ासकर वहाँ पे अगर बजट में एलोकेशंस यहाँ पे रखी जाती हैं, बजट में फ़ंड्स रखे जाते हैं, अखराजात होते हैं, तो ऑडिट हुकाम, ऑडिटर जनरल उन तमाम महकमों से रिकॉर्ड तलब करती है हर 5 साल के बाद, फिर वो रिकॉर्ड असेंबली में पेश किया जाता है कि तो जो गुज़िश्ता सालों में जो ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की गई हैं शाह हुसैन, क्या उनके अंदर हमें किसी किस्म की कोई बेकायदगी नज़र नहीं आती है? फरजाना ये वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी इससे पहले की 2017 से पहले की वो सामने नहीं लाई गई, वो मंजर आम पे नहीं आई। चूँकि ये 2017 से 2022 की रिपोर्ट मंजर आम पे आई हैं तो ये मामला खुलकर सामने आए हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पे बेकायदगियाँ हुई है और इसके फंड्स जो है वो सही इस्तेमाल नहीं होते, उनमें शफाफियत नहीं होती। अगर ये माजूरों के लिए वेलफेयर यानी मोबिलाइजेशन, यानी स्पेशल जो मोबिलाइजेशन होती हैं या मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मोबिलाइजेशन होती है, यानी आगाही के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मोबिलाइजेशन की जाती है, उसमें भी बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए उस मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में भी जो है उसमें बाकायदगियाँ की गई, यानी बाज़ जगहों पे तो ज़रूरत से ज़ायद अखराजात शो किए गए हैं मगर उसका फिर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तो शाह हुसैन आखिर किसी ना किसी अफसर की जानिब से ये बेकायदगी की गई है ना, आखिर कोई ना कोई अफसरान इसके अंदर शामिल थे तो इतनी बड़ी बेकायदगियाँ सामने आई हैं। महकमा समाजी बहबूद के जो हुकाम है उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? महकमा समाजी बहबूद से जो सिफारिशात मांगी गई हैं ऑडिट हुकाम ने, वो तो महकमा समाजी बहबूद इस हवाले से नाकाम रहा है कि ये वजूहात बताने में, अच्छा। इसकी वजाहत करने में महकमा समाजी बहबूद के हुकाम नाकाम रहे हैं कि वो क्लियरेंस को क्लियर करें इन चीज़ों को। अगर ये बेकायदगियाँ नहीं हुई हैं तो भी क्लियर करें, अगर हुई हैं तो वजूहात क्या है उसकी और किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, मिनिस्टर्स तो आते हैं और 5 साल के लिए कभी कभी असेंबलियाँ हमारी जो है ना वक्त से पहले डिसॉल्व हो जाती हैं, वो चले जाते हैं। तो असल में जो जिम्मेदारान है वो तो सेक्रेटरी हैं, वो डीजी सोशल वेलफेयर है जो कि बाकायदा इस सिस्टम को लुक आफ्टर कर, वो देख रहे हैं इस सिस्टम को। असल जिम्मेदारान तो यही लोग हैं। अब ऑडिट हुकाम ने हुकूमत बलूचिस्तान ये बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है ना कि असल जिम्मेदारान ये लोग हैं, लेकिन अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं। 2 अरब 86 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है, अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं। असल जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? ये तो हमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा है ना कि ये इनके फ़राइज़ थे, इन्हें अदा करना चाहिए था। आखिर इतने अरबों रुपए की किसने बेकायदगी की है? जी, चूँकि ऑडिट हुकाम की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है, वो ऑडिट हुकाम जो है वो किसी को नॉमिनेट नहीं करती। ऑडिट हुकाम एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करती हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आती है फिर हुकूमत से सिफारिशात की जाती है। ऑडिटर जनरल हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो तहकीकात कराएँ, वो तहकीकात कराएँ और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सामने लाएँ, उनको नॉमिनेट करें, फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें और जो रूल्स है हुकूमत के वो उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ केसेस कायम करें। यहाँ पे एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट मौजूद है या नैब अदालतें मौजूद है, इनके खिलाफ केसेस करें। फिर ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऑडिटर जनरल की सिफारिशात की रोशनी में फिर तहकीकात करें। शाह हुसैन, मुझे ये बताएं कि अब इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया? नहीं फरजाना, अभी तक जब से सिफारिशात सामने आई हैं अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई एक्शन सामने नहीं आया कि जो इन सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
यकीनन हुकूमत जो है वो भी इस बारे में जो है वो उनका कहना यह है कि वो तमाम महकमों में शफाफियत को यकीनी बनाएगी और करप्शन के हवाले से या किसी भी बेकायदगी के हवाले से हुकूमत का ये कहना है, ये दावा कि वो ज़ीरो टॉलरेंस है, ख़ासकर मौजूदा जो हुकूमत है सरफराज भुट्टो की। तो उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि हम जो भी करप्शन सामने आएगी, जो भी बेकायदगी सामने आएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और गवर्नेंस के मामले में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बार बार ये कहा है कि गवर्नेंस के मामला, खुद उसने इतराफ़ किया कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं है, यानी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सही तरीके से नहीं चल रहे, हुकाम ठीक नहीं चल रहे। तो गवर्नेंस में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। इसीलिए अगर वो अभी तक यही सोचते रहेंगे शाह हुसैन कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो अभी तक कोई की नहीं गई है, कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है, फिर रिकवरी कैसे होगी और कैसे मुमकिन है ये रिकवरी? जी बिल्कुल फरजाना, ये अगर हम यूँ कहें ना कि बहुत से मामला यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, हुकूमत ऐलाना तो करती है, हाँ। मगर बात वही आ जाती है कि हनूज दिल्ली दूर अस, तो अब सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद है मामला। और अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी भी ऑफिशल्स जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नज़र नहीं आया, उनको कोई नोटिस नहीं किया गया है, किसी भी उहदेदार को, किसी भी एहलकार को अब तक कोई नोटिस नहीं हुआ है कि ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट की रोशनी में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर या फिर डीजी सोशल वेलफेयर वो इसके तहकीकात कराएँ और जो भी इसमें मुलविस हैं उसकी निशानदेही करें ताकि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, डिसिप्लिनरी एक्शन लें, उनके खिलाफ अगर केसेस बनते हैं तो अदालतों में इनके खिलाफ केस कायम करें। अच्छा शाह हुसैन, अगर समाजी बहबूद के इदारों का ये हाल होगा तो लोगों की फलाह कैसे मुमकिन है? आम अफराद को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा फिर? बिल्कुल फरजाना, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये समाजी बहबूद यानी आवाम के फलाह व बहबूद का महकमा है। बलूचिस्तान में तो हालात ऐसे हैं ना कि यहाँ पे तो बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, मगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये हाल हो, आखिर तो बाकी डिपार्टमेंट में क्या हालात होंगे। मगर ये कि हुकूमत पे डिपेंड करता है कि हुकूमत मामलात को क्लियर करने, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के क़याम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करती है। अभी तक मामला जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद हैं और हमें आज तक जो है ये कोई ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आया है, ऐसे चीज़ कुछ सामने नहीं आई कि हुकूमत इस मामले में कितनी संजीदा है और संजीदगी कितनी है हुकूमत की, जो ऑडिटर जनरल की सिफारिशात हैं। तो हुकूमती इक़दाम पे मुनहसर हैं कि हुकूमत क्या एक्शन लेती है। लेकिन हमने तो यही देखा है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो बहुत सारे ऐलानात कर रही है और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत से फैसले भी किए जा रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ फर्जी बातें ही हैं, उन पर अमल दरामद कोई भी नहीं है? फरजाना, ऐलानात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से बहुत से ऐलानात हो रहे हैं और ख़ुद अगर हम ये कहें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये इतराफ़ किया था अब से चंद माह पहले कि उनके जितने भी अहकामात जारी किए उन्होंने मुख्तलिफ़ मामलात को ठीक रखने के लिए, उसका ये इतराफ़ था कि उनमें से 95% ऐलानात पर अमल दरामद नहीं हुआ। चूँकि ब्यूरोक्रेसी जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन अगर लिया जाता है तो हुकूमत के लिए मामला के लिए मुश्किलात पैदा किए जाते हैं इसकी तरफ से। और फिर जो है क्योंकि मखलूत हुकूमत है बलूचिस्तान की और वज़ीर आला की भी अपनी मजबूरियाँ होती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तमाम जो पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल होती है उनको भी इकट्ठा रखना पड़ता है, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि हुकूमतों की मजबूरियाँ होती है। इसीलिए वज़ीर आला ने इतराफ़ किया था कि उनके 95% अहकाम पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों शाह हुसैन, बलूचिस्तान हुकूमत इतनी मजबूर क्यों है कि वो अपने ही किए हुए ऐलानात के ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रही है? हुकूमत इस हवाले से काफ़ी जो है उनकी कमज़ोरियाँ सामने आई है। गवर्नेंस के दावे तो किए जाते हैं मगर जो इक़दाम किए जाते हैं गवर्नेंस की बेहतरी के लिए उन इक़दाम पर अमल दरामद का फुकदान होता है। और बाज़ डिपार्टमेंट्स में
इकदाम उठाए गए हैं, मगर ये कि उसके रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए। जैसा कि बिल्कुल शाह हुसैन, देखा जाए तो ये बहुत ही हैरानगी वाली बात है। गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते हैं और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बहुत से ऐलानात किए जाते हैं, ऐलानात भी खुद किए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन पर अमल दरामद खुद ही अपनी ही हुकूमत नहीं कर पाती है। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान को एक ठोस इकदाम जो है वो करने चाहिए और ख़ास तौर पर सोचना चाहिए कि वो फैसले, वो ऐलानात जो किए गए हैं उन पर अमल दरामद किस तरह से होगा। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि मुल्तान में महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डिफ़ॉल्टर से रिकवरी करने में बुरी तरह से नाकाम हो गया है और मुख्तलिफ शहरों में वाक़या जायदादों के किराए की मद में अरबों रुपये वसूल ही नहीं किए जा सके हैं और सरकारी दस्तावेज़ात ने महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया है। मजीद इस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन है नुमाइंदा मुल्तान सरमद अली ने। सरमद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि वक्फ इमलाक बोर्ड किराया जात की रिकवरी में क्यों नाकाम हुआ है? क्या सोर्सेज मौजूद नहीं हैं या कोई और वजह है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो मुलाजमीन हैं उनके पास वसाइल की कमी है और वसाइल की कमी के साथ साथ कौमी मफाद के बजाय ज़ाती मफाद को जो है मुलाजमीन की जानिब से तरजीह दी जाती है। इस वजह से भी जो रिकवरी है वो नहीं हो पाती। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो कानूनी चाराजोई है। यहाँ पर किराया और जो लीज पर दी गई प्रॉपर्टी दी हुई होती है उसकी रकम को वसूल करने में, जब शहरी जो हैं वो लीज पर लेने के बाद जगह को मामलात अदालत में ले जाते हैं तो मामलात अदालत में कई साल चलते रहते हैं और जितना अरसा ये मामला चलते रहते हैं उस वक्त तक स्टे होता है और ना ही वहाँ पे मुलाजमीन जाके अब डिमांड कर सकते हैं कि उनको जो किराया बनता है वो उनसे डिमांड किया जाए। तो ये मुश्किलात जो हैं वो इन मुलाजमीन को आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं उसके अंदर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की ये रकम बनती है, जो कि महकमे ने जो शहरी हैं जिन्होंने ये ज़मीनें जो हैं वो ठेके पे ली हुई हैं, किराए पे ली हुई हैं इमारतें, उनसे वसूल करने हैं। मैं अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चला जाऊं। ये मतरूका वक्फ अमलाक एक इदारा बनाया गया था 1947 में, पाकिस्तान जब क़याम हुआ पाकिस्तान का। तो इस इलाके में जहां पर आज पाकिस्तान है, यहां पर हिंदुओं और सिखों की बड़ी तादाद यहां पर रहा करती थी। उनकी यहां पर इमारतें, बंगले, दुकानें और ज़रई जो और कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पे बड़ी तादाद में थी। उस सब की टेक केयर करने के लिए ये इदारा बनाया गया था। इस इदारे का काम जो है वो इन अमलाक की टेक केयर करना, उनको टूट फूट का शिकार अगर हो जाएं उनकी मुरम्मत करवाना और वहाँ से हासिल होने वाली जो इनकम है उसको जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना था। अगर बात कर ली जाए पंजाब की, तो पंजाब के अंदर इसके हर शहर में दफ्तर मौजूद है और तकरीबन हर शहर में ही मतरूका वक्फ अमलाक काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनके लीज सिस्टम के तहत इनको लीज पर दिया जाता है। बाकायदा ओपन ऑक्शन होती है। किसी भी इमारत को जो है वो जब उसकी ऑक्शन की जाती है उसका इश्तिहार होता है और एक कंप्लीट तरीकाकार होता है जिसके तहत ये जो इमारतें और ज़रई अराजी है ये शहरियों को दी जाती हैं। जी अच्छा, क्या हर सूबे का यही हाल है जो आप हमें बता रहे हैं? आज मैं आपके साथ थोड़े से अदादो शुमार जो हैं वो शेयर करता जाऊं। अगर मुल्तान की बात कर ली जाए तो मुल्तान में इस वक्त जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्होंने 7 करोड़
और 7 करोड़ 64 लाख रुपया देने हैं। इसी तरह लैया की बात कर ली जाए तो लैया में 8 करोड़ से जायद की रकम जो है वो महकमे ने शहरियों से वसूल करनी है। झंग की बात कर ली जाए तो झंग में 4 करोड़ से जायद की रकम है जो कि महकमे ने शहरियों से वसूल करनी है। साहिवाल में डिफॉल्टर्स की बात कर ली जाए तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी जो है वो अभी डिफॉल्टर्स ने करनी है। अच्छा। उकाड़ा में यही डिफॉल्टर्स की बात कर ली जाए तो 99 लाख और 90,000 रुपए से जायद के वाजबात जो हैं वो जो कि महकमा वक्फ अमलाक बोर्ड ने शहरियों से लेने हैं। सर, ये जो एदादोशुमार आप हमें बता रहे हैं, अगर इन्हीं एदादोशुमार को मद्देनजर रखा जाए तो कौन से ऐसे शहर हैं जो टॉप प्रायोरिटीज में आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रकम जो है वाजिबुल अदा है उनके जिम्मे? अच्छा, शहरों की बात कर ली जाए तो मुल्तान में 7 करोड़ है, उसके बाद लैया में 8 करोड़ है पंजाब के अंदर जो कि वाजिबुल अदा है। लैया में बड़ी तादाद में सिखों की जो है वो आबादी रहा करती थी, इस वजह से वहां पर उनकी जो अमलाक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़रई ज़मीन इसके अंदर आती है और इसके साथ साथ वहां पर कमर्शल दुकानें भी जो हैं वो भी वक्फ हैं। लेकिन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के मसले जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। एक मरतबा केस जब अदालत में चला जाता है तो वो कई साल उसके ऊपर स्टे रहता है, जिसकी वजह से इनको किराया नहीं मिलता। दूसरी बात मैंने शुरू में भी आगाज में ही जिक्र किया था कि जब कौमी मफाद के बजाय जो मुलाजमीन हैं वो ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं, जिन लोगों ने ये अमलाक ठेके पे ली हुई होती हैं, लीज करवाई हुई होती हैं, तो वो मुलाजमीन के साथ गठजोड़ करके इसको 1 साल से का जो टेन्योर होता है उसको 10 साल पे ले जाते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि बाज ऐसी अमलाक भी यहाँ पर किराए पे चढ़ी हुई हैं जो कि लीज पे दी गई हैं, जिनका माहाना किराया सिर्फ 4,000 रुपया जो है वो दुकान का लिया जा रहा है, जबकि उसके बराबर में या इर्द गिर्द जो है वो किराए बहुत ज्यादा जो हैं वहां पर पहुंच चुके हुए हैं। जब इस हवाले से हमने जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि सरमद देखा जाए तो थोड़ी सी तवज्जो अगर दी जाए तो ये वक्फ इमलाक जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं और इन्हीं के साथ ही उन तमाम इमलाक का जो है वो फायदा भी किया जा सकता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है और उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान एक तारीखी शहर है। अंदरून शहर में आज भी सिखों की बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां मौजूद हैं जो कि किराए पे दी गई हैं। उनकी भी मेंटेनेंस जो है वो यहीं से हासिल होने वाले पैसों से की जाती है। अगर इनको मेंटेन किया जाए और यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जो है वो पाकिस्तान के ये इदारा जनरेट कर सकता है और ये जो हमारे साथ रहने वाली अक़लियती बरादरियां हैं उनके जो है फलाह बहबूद के लिए रकम इस्तेमाल की जा सकती है और बहुत सारे जो हैं फलाह बहबूद के काम जो हैं वो इस इदारे की जानिब से किए भी जाते हैं क्योंकि इनकी इनकम काफ़ी अच्छी है। कमर्शल इमारतों की बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर इनकी मुकम्मल जो मार्केटें हैं वो मौजूद हैं जो कि पहले डिवाइडेशन से पहले पाकिस्तान के बनने से पहले वहां पर तिजारती लोग रहा करते थे। इसी तरह ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध की बात कर ली जाए तो सिंध में भी जो मतरूका वक्फ अमलाक है इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए मुल्तान के अंदर भी अंदरून शहर में और इसके अलावा शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के इलाकों में इनकी ज़रई अराजी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है जो कि 5 साल के लिए लीज पर दी जाती है और अगर सेकंड टाइम लीज लेनी हो तो वो 10 साल से ज्यादा की लीज नहीं की जाती। अच्छा तो ये कुछ कवानीन है जिसके तहत आप बता रहे हैं इस कारकर्दगी के हवाले से सरकारी दस्तावेजात भी तो सामने आई हैं। सरकारी दस्तावेजात में बोर्ड की कारकर्दगी के बारे में क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या कहा गया है? हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड की जानिब से जो है वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट तो जारी की गई है। उसके साथ साथ जब ये सवाल उठाया गया कि इनसे रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर ये रकम करोड़ों रुपए में पहुंची हुई है तो ये सालों महीनों और सालों के किराया जात बनते हैं और इसके ऊपर जो है वो महकमे की जानिब से कई सालों के बनते हैं सरमद।
जी बिल्कुल, ये कई सालों के जो किराया जात बनते हैं, इसके ऊपर जो उनका मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जो इदारा है उसकी जानिब से ये बताया गया है कि बहुत सारे जो केसेस हैं उनके वो अदालतों में लगे हुए हैं। अदालतों में होने की वजह से ना तो ये वहाँ पर जाके किराए की डिमांड कर सकते हैं और ना ही फैसला होने तक जो नए किराएदार या नई लीज पर भी उस इमारत को नहीं दिया जा सकता। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इस इदारे को क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह से रकम वसूल की जाएगी? जी बिल्कुल, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए उनके ऊपर जो है वो वहाँ पर जितना अरसा वो जगह इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक उनको जो है वो रकम अदा करनी होगी। उसके लिए इदारे की जानिब से मुसलसल जो है वो नोटिस भी भेजे जाते हैं और कानूनी चारा जोई का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बेहतर कनेक्शन ना होने की वजह से कानूनी पहलुओं में भी जो है इस इदारे को मसाइलों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जो इदारा है ये रकम जो है वो मुकम्मल तौर पर वसूल नहीं कर पाता। इसी वजह से इतनी बड़ी जो रकम है अभी भी इन्होंने शहरियों से वसूल करनी है। तो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए हम ये कहें कि बोर्ड के पास वाजबात की वसूली का मौसर तरीकाकार ही मौजूद नहीं है? मौसर तरीकाकार तो इनके पास मुकम्मल तौर पर है, ये कानूनी मदद भी लेते हैं। अच्छा। लेकिन शहरियों की जानिब से अदालतों का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो है वो लीज़ को एक्सटेंड करवाने के केसेस कर दिए जाते हैं या जो है वो इस तरह के केसेस कर दिए जाते हैं जिसके अंदर कानूनी अमूर के अंदर इदारे को उलझा दिया जाता है और जो केसेस हैं वो साल हा साल तक चलते रहते हैं। 5 से 10 साल तक ये केस चलना तो मामूल की बात होती है। इस वजह से जो रिकवरियां हैं वो यहाँ पर नहीं की जा सकती और केसेस जितने ज़्यादा तवील होते हैं उतना ज़्यादा इदारे को नुकसान होता है। जब केस का फैसला आ जाता है उसके बाद इदारा जो है वो मुकम्मल रिकवरी करने का हक रखता है और मुकम्मल रिकवरी करने के लिए कानूनी चाराजोई का भी इस्तेमाल जो है वो इदारे की जानिब से किया जाता है। सवाल तो ये पैदा होता है ना सरमद कि वो जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वो कितनी लंबी चलती है? अगर वो साल चलती रहेगी तो फिर इतनी बड़ी रकम की वसूली किस तरह से की जाएगी? जी बिल्कुल, कानूनी चाराजोई जो है वो सालों पर मुहित होती है। इसी वजह से नोटिस के ज़रिए और जो है वो मुकदमात करवाकर जो शहरी हैं जिन्होंने ली भी होती है ज़मीन लीज़ के ऊपर, उनसे कोशिश की जाती है कि उनसे जितनी ज़्यादा हो सके रकम जो है वो वसूली जाए और जो है उनको जो है इदारे का नुकसान जो है वो कम से कम किया जाए। जब वसूल की जाएगी तब की बात है ना, वसूल होगी तब देखेंगे। लेकिन इतनी बड़ी रकम की अदम वसूली से महकमाना कारकर्दगी पर क्या असर पड़ा अब तक? बिल्कुल, महकमाना कारकर्दगी से बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आपके पास रकम रिकवर ही नहीं होगी तो आप उन अमलाक की रेनोवेशन के ऊपर कैसे पैसे खर्च करेंगे? जब उन अमलाक के अंदर आपकी एंट्री ही बैन होगी, इदारे की एंट्री ही बैन है, स्टे लिया हुआ है जिस बंदे ने, तो वो उस इदारा जाके देखेगा कैसे, उसकी रेनोवेशन कैसे कराएगा? इस वजह से ये पुरानी जो हवेलियां हैं वो खंडर दर खंडर बनती जा रही हैं। और मैं एक और बात का यहाँ पर इजाफा करता चलूँ कि जब यहाँ पर किसी भी इमारत का या ज़मीन की लीज़ हो रही होती है, उसको किराए पे दिया जा रहा होता है, तो उसका एक मुकम्मल मैकेनिज़्म होता है कि साल का किराया इतना बनता है और जो मालिक है उसको इतनी किस्तों में ये किराया अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा माहाना किस्त जो है वो डिवाइड की जाती है। जिनके ज़्यादा किराए बनते हैं उनको जो है वो 2 महीने के बाद का टाइम दिया जाता है कि हर दूसरे महीने आप इतनी रकम जो है वो जमा करवाने के पाबंद होंगे। लेकिन शहरियों की जानिब से 2 तरह की कैटेगरीज के लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं। एक तो वो हो गए ना जो किराया देर से देते हैं, थोड़ा लेट कर देते हैं। एक वो है जो मुकम्मल तौर पर डिफॉल्टर हैं। तो डिफॉल्टर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है कि नहीं लाई गई है? देखें, पाकिस्तान के सरकारी महकमों के हाल जो है वो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब तो किसी ने कोई ज़मीन किसी
को चाहिए होती है तो उनको कह देते हैं कि जी हमें ये ज़मीन चाहिए। जब वो ज़मीन लीज पर ले लेते हैं उसके बाद महकमे के लोग ही रास्ता दिखाने वाले होते हैं कि जी आप अदालत से रजू कर लें, इतना अरसा आप वहां से जाके स्टे ले लें, जितना अरसा स्टे रहेगा ना इदारा आपको कुछ कर सकेगा, ना आपसे वो जगह खाली करवाई जा सकेगी, ना ही आपको किराया देना पड़ेगा। तो वही बात हो गई, ये तीसरी मरतबा मैं बात कर रहा हूं कि जब कौमी मफाद के बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाए, मेल मिलाप से और जो जहां इस इदारे के मुलाजमीन हैं उनके मुकम्मल आशीर्वाद से ही जो है वो यहाँ पर आपको ज़मीन यही बात मैं आपसे कहने लगी थी कि बिना जो है वो महकमे के अफसरान या उनके अफराद जो हैं अमले के बगैर, उनके मिली भगत के बगैर, ये इतनी बड़ी डिफॉल्टर के तहत जो भी रकम की कमी हो रही है वो तो नहीं हो सकती है। तो फिर क्या उन अफसरान के खिलाफ, उस अमले के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, कोई शो कॉज उनको दिया गया है कि नहीं? आज बिल्कुल रिकवरी कम होने पे जो रिकवरी ऑफिसर होते हैं उनको शो कॉज दिए जाते हैं। जब शो कॉज उनके पास पहुंचते हैं तो वो आगे से एक वही जवाब बना के दे देते हैं कि जी ये मामला इस प्रॉपर्टी से इतने पैसे लेने हैं और ये मामला इतने अरसे से अदालत में गया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ से रिकवरी नहीं कर पा रहे, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। हमने जो है वो फलां डेट को जो है वो नोटिस भेजे थे कि किराया और लीज जमा करवाई जाए, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से हम रिकवरी नहीं कर सके। देखिए, जो भी है इदारे अपनी जानिब से कानूनी कार्रवाई में कागजी कार्रवाई जो है वो हर तरह से मुकम्मल रखते हैं ताकि जब उनसे सवाल किया जाए तो वो जवाब देते वक्त जो है वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर दिखा सकें। बड़ी हैरानकुन बात है, सिर्फ यही नहीं, अमलाक पर कब्ज़ों की बात, डिफ़ाल्टर जो है सरकारी अमलाक का इस्तेमाल जो है सिर्फ इस इदारे के नहीं है, दीगर इदारे भी आप देख लें। महकमा रेलवे के हवाले से हमने किया कि उनकी सरकारी अराजी जो है वो लीज पे गई है और डिफाल्टर हैं, कई साल से लोगों ने पैसे नहीं दिए हुए। दीगर महकमा जात हैं उनकी ज़मीनें भी इसी तरह ही जो है वो लीज पे दी जाती हैं, दुकानें लीज पे दी जाती हैं, बहुत कम किरायों पे दी जाती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो वही बात जो आपने बार-बार आज हमें कही है कि कौमी मफाद पर जब आप ज़ाती मफाद को तरजीह देंगे तो महकमे इसी तरह से नाकाम होंगे और कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।